नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ किया है कि 2021 की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए और इसी को आधार बनाकर आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। बजट सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तक जो जनगणना होती है वो अनुसूचित जाति और जनजाति और धर्म के आधार पर की जाती है, लेकिन बाकी जनगणना जाति के आधार पर नहीं होती। ऐसे में एक बार अगर सही आंकड़े सामने आ जाएं, तो आरक्षण के दायरे को 50% से ज्यादा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण अलग से दिया गया है, लिहाजा इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। और सर्वे हुआ है कि एक ही जात का अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम है, उसके चलते वो कोई फिगर तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए सर्वे उपयुक्त नहीं है जो 2011 में हुआ। अब 2021 की जो जनगणना होगी ये कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है, हम लोग इस राय के हैं। और अगर अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहूंगा इस सदन के द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके यह भी केंद्र को भेज दिया जाए कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। 2021 का जो सेंसस होगा, हम लोग सब इस राय के हैं। आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर अगर 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका किसी को भी विरोध करना चाहिए। ये सबके हित में है। वो SC/ST और OBC के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो एक पृथक आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और हम लोग अगर चाहते हैं कि SC/ST OBC सबका आरक्षण बढ़े तो कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाए और उसका एक नियम और एक कानून बन जाए कि इतना प्रतिशत कम से कम आरक्षण का लाभ लोगों को मिलेगा। महागठबंधन के अंदर सभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बंटवारे से पहले ही महागठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आ रही है। पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सीटों को लेकर आग दिखाई, अब कांग्रेस ने आरजेडी के बराबर सीटों की मांग रखी, यानी कि घर बसने से पहले ही घर अब टूटने लगा है। राजद और कांग्रेस दोनों बराबरी सीट पर लड़े, पर हमारे पास सक्षम उम्मीदवार हैं। कुशवाहा साहब से नीचे सीट पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सीट बंटवारे पर पेच, कांग्रेस हम के बड़े बड़े दावे, महागठबंधन की गांठ खुली। बड़े बड़े दावों के साथ महागठबंधन की गांठ बांधी गई, लेकिन वही गांठ अब खुलने लगी है। जो बंधन में है अब वो निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। पहले हमने आंखें दिखाई, अब कांग्रेस ने तेवर दिखाए। मुझे लगता है कि महागठबंधन का दौर है, सही बात है, सब जगह गठबंधन में आना है, लेकिन हम एज ए विधायक चाहेंगे कि हम बराबरी का, जैसे कि राजद और कांग्रेस दोनों बराबरी सीट पर लड़ें। लेकिन कांग्रेस के पास अच्छे उम्मीदवार हैं, सीटों की संख्या भी पिछले चुनाव से, लोकसभा चुनाव से अधिक, पर हमारे पास सक्षम उम्मीदवार हैं। हम लोग अब अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को उम्मीदवार के हिसाब से दिया जाए। कांग्रेस के इस नए तेवर के बाद आरजेडी बैकफुट पर आ गई है। कहते नहीं बन रहा कि होगा क्या। क्या महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा या फिर अभी रास्ते बचे हुए हैं ताकि सीटों का सही फॉर्मूला निकले। मैं समझता हूं कि माननीय नेतागण जो पार्टियों के हैं, जो अधिकृत व्यक्ति हैं या फिर जो पार्टी के नेता हैं, उन लोगों को बैठकर तय करना है। तो इस पर टिप्पणी आप क्या करें, उनकी व्यक्तिगत राय है। कौन कह रहे हैं उनके रिश्ते मुख्यमंत्री से पहले जांच कराना होगा, उनके रिश्ते मुख्यमंत्री से क्या रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस का टूट संबंध है। वैसे एक दिन पहले ही हमने भी सीटों को लेकर अपने इरादे दिखा दिए हैं। झुकने के मूड में वो भी नहीं है। इन बगावती बयानों पर सफाई देना आरजेडी को मुश्किल हो रहा है, हालांकि विरोधी इसका खूब मजा ले रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा साहब से नीचे सीट पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ये मेन बात आज हुई है। लेकिन एक मांग की है, लेकिन वह समझदार हैं, वह जानते हैं कि सही टाइम पर तेजस्वी यादव जी और जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी सब मिलकर
कुशवाहा जी सब मिलकर जो है बैठकर बात तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो ठगबंधन की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करेंगे, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जनता के हित में इनका कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, इसलिए एक दूसरे को ठगेंगे। महागठबंधन के यह हाल तब है जब देश में आम चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। चुनौती एनडीए से है, लेकिन सिर्फ अव्वल तो घर में ही जारी है, तो बाहर दुश्मनों से क्या लड़ेंगे? और अभी ये नहीं सुधरे तो चुनाव में कहीं जनता बुरा हाल न कर दे। आशुतोष चंद्रा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो सवाल वही है कि कब खुलेगी महागठबंधन की गांठ, और इसी पर देखिए आज बात बेबाक रात 8 बजे। क्या नीतीश कुमार भी अब बीजेपी की तर्ज पर वंशवाद को सियासी मुद्दा बनाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल उन्होंने वंशवाद को लेकर तेजस्वी और प्रियंका पर निशाना साधा। सवाल यह भी कि परिवारवाद के मामले में क्या उनके निशाने पर रामविलास पासवान भी हैं, जिसे लेकर अब सियासी तूफान मचा हुआ है। आरजेडी ने पलटवार किया तो बीजेपी ने बयान का समर्थन किया कि भाई नई पीढ़ी के लोगों को भी सार्वजनिक जीवन में राजनीति से जुड़ना चाहिए। आजकल क्या तमाशा हो गया बताइए, डिफरेंट पार्टी में देख लीजिए, हम लोगों की पार्टी को छोड़ दीजिए क्योंकि तो पारिवारिक पार्टी है नहीं, वंशवाद वाली पार्टी है नहीं, तो सबकी पार्टी है। कोई ऐसा जाति धर्म नहीं है जिसके लोग हम लोगों की पार्टी में नहीं है। क्या वंशवाद को सियासी मुद्दा बनाएंगे नीतीश? क्या बीजेपी की तर्ज पर बिहार में करेंगे राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यही नीतीश अपने सहयोगियों से भी करेंगे? मंगलवार को नीतीश ने एक कार्यक्रम के दौरान वंशवाद का मुद्दा क्या छेड़ा? बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वंशवाद के बहाने नीतीश ने प्रियंका और तेजस्वी पर तंज कसा। सवाल ये उठता है कि क्या परिवार के मसले पर क्या उनके निशाने पर रामविलास पासवान भी हैं, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी ही अपने परिवार से भरी हुई है। क्या राजनाथ सिंह को भी ये सलाह देंगे, क्योंकि उनके बेटे पंकज सिंह भी विधायक हैं। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की मंत्री हैं। यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के नेताओं में शामिल रेल मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के दिवंगत कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रोटेम स्पीकर रिनचिन खारू के पुत्र हैं। तो नीतीश का तंज क्या इन पर भी है या सिर्फ विरोधियों पर? वंशवाद मतलब ऐसा नहीं है कि जो बेटा बेटी भी लायक रहेगा तो वो भी करेगा, और जो हमारे साथ चलने वाले वो भी हुए, एक साथ रहने वाले, एक साथ करने वाले, इन चीजों को करने का काम करता है। तो इसको सिर्फ जो है टारगेटेड करना वंशवाद या कहा कि पुत्र ने यार पुत्र मेरा लायक है तो वो भी आया। एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में लगभग हम लोग देखते हैं तो कोई वंशवाद नहीं है, वरना आप जितनी एलआई पार्टियां हैं जो आज महागठबंधन के नाम जाने जाते हैं, ये सब वंशवादियों की पार्टी है, सब अपने बेटा बेटी की पार्टी है। ये वंशवाद से समाज नहीं चल सकता है। समाज चलता है विजन से, समाज चलता है सोच से, समाज चलता है उनके काम से। नीतीश ने भले ही वंशवाद को लेकर विरोधियों पर तंज कसा, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये सलाह अपने साथियों को देनी चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह को तो सबसे ज्यादा उनके साथी ही तवज्जो देते हैं। अगर साथियों ने बात मान ली तो फिर विरोधियों पर इसका असर पड़ेगा ही। नवजीत, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा में आज सिंचाई की समस्या को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सिंचाई व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछे और आरोप लगाया कि सिर्फ कागजों पर सिंचाई का काम दिखाया जा रहा है। इस सवाल के बाद सदन में हंगामा हो गया। आरजेडी के विधायक वॉकआउट कर गए। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने आरजेडी पर गुटबाजी का आरोप लगाया। और पूरा उत्तर सुनते भी नहीं है। हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। इनकी रुचि उत्तर सुनने में नहीं है। किसान मर रहा पूरे बिहार का महोदय। सिंचाई के मुद्दे पर संग्राम। क्या कागजों पर है सिंचाई का काम? क्या खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा?
इन सवालों से विपक्ष ने बिहार विधानसभा में सरकार को घेर लिया। सवाल आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूछा और आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से सिंचाई का काम सिर्फ कागजों पर हो रहा है, जमीन पर सब सूखा है। जो अभी स्थिति है उस स्थिति में गेहूं की फसल की क्या स्थिति है, अन्न फसल की क्या स्थिति है, और जो वर्षा नहीं हुए उसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था क्या क्या की गई और उसके अनुरूप क्या कार्रवाई की जा रही है। किसान मर रहा है पूरे बिहार का महोदय। सिद्दीकी के सवाल और आरोप के बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्य बेल तक जा पहुंचे और इसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्य सदन में वापस आ गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सख्ती जारी रखी। अगला प्रश्न पर जाएं। अगला अध्यक्ष महोदय, इस सिद्दीकी साहब से अलग गुट वाले हैं महोदय। इस सिद्दीकी साहब जब खड़े होंगे महोदय तो ये लोग हंगामा इनका करना मकसद है। उनका सवाल का जवाब होने नहीं देना चाहते। उनके क्षेत्र के समस्या का हल नहीं ये लोग देखना चाहते हैं। इस बार सत्र में सरकार की राह आसान नहीं है। हर मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चाहे अपराध का हो या फिर किसानों का। बुधवार को विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा। जाहिर है ऐसे घमासान अभी सत्र के दौरान और देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं, बड़ा सवाल है। रजनीश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई। बुधवार को विधानसभा परिसर में तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षाकर्मी बिना किसी इजाजत के अंदर चले गए, जबकि सदन की सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तक नहीं। इतनी बड़ी चूक हो जाने के बाद प्रशासनिक अमला नए सिरे से सुरक्षा सख्त किए जाने की बात कर रहा है। प्रताप जी, मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? विधानसभा की सुरक्षा में चूक। तेज प्रताप के निजी सुरक्षाकर्मी पहुंचे, पुलिसकर्मी ने रोका तक नहीं। बिहार विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तेज प्रताप यादव सदन पहुंचे और उनके साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी अंदर चले गए। हद तो तब हो गई जब वो बेरोक टोक परिसर में टहलते रहे। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें टोका तक नहीं। मामला तूल पकड़ा तो तेज प्रताप सफाई देते रहे। तेज प्रताप जी, मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। प्रताप जी, किसी तरीके का कोई डर है क्या? तो बताइए कि आप एक सेकंड रुको ना भाई, रुकिए ना। विधानसभा में सुरक्षा से खिलवाड़ की खबर सामने क्या आई? पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी विधानसभा पहुंच गए। तुरंत ही सुरक्षा को लेकर अधिकारियों में बात। बिहार विधानसभा में हर एक आदमी को आने के लिए पास बनाया जाता है, हर का निरीक्षण किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये तेज प्रताप यादव के साथ ये आए हुए लोग हैं और वो जो है ये आपसे देख के सोच रहे होंगे कि उनको सरकारी ये सिक्योरिटी है उनकी, तो ये सरकारी सिक्योरिटी नहीं है बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी है। और तेज प्रताप बिहार विधानसभा में जब आए हैं तो प्राइवेट सिक्योरिटी को लेके आए हैं। किसी तरह का जो है भिन्नता आई है, कुछ जो है वो फॉलो नहीं हुआ है, तो उसकी जो है डेफिनेटली हम लोग इमीडिएटली जो है जांच करेंगे और उसमें यदि किसी भी स्तर से किसी प्रकार की चूक है तो उसमें कार्रवाई। विधानसभा में जिस तरीके से निजी सुरक्षाकर्मी अंदर पहुंचकर बेरोक टोक टहल रहे हैं, उससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या माननीय खुद की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग गंभीर नहीं है? रजनीश के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग का सरकारी बंगला खाली कर दिया। बीती रात बंगला खाली करने का काम शुरू कर दिया गया था। तेजस्वी का सामान शिफ्ट करके 10 सर्कुलर रोड ले जाया गया। आखिरकार तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग का सरकारी बंगला खाली ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 दिन के बाद जाकर तेजस्वी का सामान 5 देशरत्न मार्ग से निकाला गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग खाली कर दिया। ये खाली करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ पर जो एक पोल में उनका एक नेम प्लेट लगा हुआ था, वो नेम प्लेट हटा दी गई, उस पोल को हटा दिया गया, लेकिन अभी उसके नीचे का भाग जो है यहाँ पर है। और साथ ही ये जो बंगला है, इसमें इसी को लेकर काफी एक तरह से कानूनी लड़ाई, लंबी कानूनी लड़ाई चली और देश के सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको फटकार लगाई थी पहली सुनवाई में, और साथ ही फैसला दिया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो बंगला खाली कर दे, उसके और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल तो तेजस्वी का सामान उनकी मां के नाम से अलॉट 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद बंगले में रखा जा रहा है। माना भी जा रहा है कि तेजस्वी फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के साथ ही रहेंगे। माननीय न्यायालय का आदेश है, बंगला कल ही खाली हो गया है। अच्छा, तो सामान यहाँ से ले जाएंगे, नया जो बंगला उसमें शिफ्ट होना है कि क्या होना है? जो अपना सामान है उन्हें अभी हम लोग हटाएंगे। नया बंगला का जब चिट्ठी आएगा तो उस हिसाब से अपना करेंगे। हालांकि उनके नाम से पोलो रोड आवास दिया गया है, लेकिन अभी वहां जाने का फैसला नहीं लिया गया है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बंगला खाली करने के बाद तेजस्वी यादव पर सियासी हमला भी शुरू हो गया है। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि अगर तेजस्वी सरकार की बात मान लेते तो इतनी फजीहत नहीं होती। इधर बीजेपी के नेता और मंत्री विनोद कुमार सिंह ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया गया, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे दुख है कि इनको पहले ही भवन खाली कर देना चाहिए और इस तरह से दंडित होकर के भवन खाली करना दुर्भाग्य की बात है। आई जबरदस्ती कानून को ताक पर रख के, नियम को ताक पर रख के और बंगला पर जो है से राजनीति कर रहे हैं, बंगला पर चढ़े जा रहे हैं। ये तो गलत बात है। पहले ही उनको बंगला छोड़ देना चाहिए। और तो वो कन्विक्टेड हो गए, सजा उनको मिल गया, 50,000 रुपया का उसको दंड भी लगा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो जानिए कि वैसा होना ही था। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर से राजनीतिक शख्सियत को निशाना बनाया है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम आरजेडी के नेता और पूर्व मुखिया को गोली मार दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूर्व मुखिया अपनी बेटी को इंटर की परीक्षा दिलाने के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल घायल नेता का नाजुक हालत में इलाज चल रहा है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का कहर, आरजेडी नेता पर कातिलाना हमला, बेहद करीब से सीने में मारी 2 गोली। बेगूसराय का लतराही गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। आरजेडी नेता और वीरपुर के पूर्व मुखिया रामकृपाल सिंह अपराधियों का निशाना बन गए। बेटी को इंटर की परीक्षा दिलाने ले जा रही रामकृपाल को घात लगाए हमलावरों ने सीने में 2 गोलियां मार दी। बेटी पर कोई आंच ना आ जाए इसलिए जाबाजी दिखाते हुए रामकृपाल ने पहले बेटी को एग्जाम सेंटर छोड़ा, फिर खुद ही अस्पताल पहुंच गए। दोनों पापा को रोक दिया आगे से और गोली चला दिया और पापा लड़बड़ा गए। फिर भी बाइक से आगे बढ़ते हुए कॉलेज तक पहुंचाए और उसके बाद फिर वहां से अकेले डॉक्टर के पास आए। रामकृपाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दाहिने तरफ की सब हड्डी टूटी हुई है, बाएं तरफ जो है सो अभी हम लोग देख रहे हैं, बाएं तरफ भी बहुत सीरियस है, हार्ट के ऊपर ही गोली लगा है, लेकिन अभी इसका ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। हम लोग ऑक्सीजन देकर इसका जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृपाल यादव पर हमला क्यों किया गया, उन्हें निशाना बनाने वाले अपराधी कौन थे, ये गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं। 2 अपराधी जो लसराही ग्राम के समीप में पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था, संभवतः उसको कहीं से लोकेशन भी मिल रहा होगा, ऐसी सूचना है कि लोकेशन उसको मिल रहा था।
तो लसराही फुलकारी के बीच में अपराध कर्मियों के द्वारा इनके सीने पर 2 गोली चलाया गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजीव, जी मीडिया, बेगूसराय। समस्तीपुर में एक कैदी ने जेलर की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक रोसड़ा उपकारा में हत्या के मामले में बंद कैदी विजय यादव ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इससे उसके दोनों पैर टूट गए। कैदी के मुताबिक वो बेकसूर है, उसे गलत मामले में फंसाया गया है। इसे लेकर उसने मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक से फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वो तनाव में थे। इसी दौरान किसी बात पर जेलर अरुण कुमार सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। इससे आहत होकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। इधर जेलर मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। मैं केस भी परेशान था, इसलिए आत्महत्या का प्रयास किया। मैंने वार्ड के ऊपर से 5वें वार्ड के ऊपर से मैंने फान की छलांग लगा दी। जहाँ कैमरा मौजूद है, कैमरा भी लगा हुआ है, और जेलर साहब ने मीडिया के माध्यम से बोला है कि भागने की साजिश की थी, इसलिए उसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा में देखा जाए अगर भागे हैं या नहीं भागे हैं, दूध को दूध पानी पानी स्पष्ट हो जाएगा। मर्डर केस का अभियुक्त है। क्या हुआ इसके साथ? अब जेल में शायद इसको झगड़ा झगड़ा तो हुआ, क्या हुआ तो बोले कि छत पर से कूद गया। इसी के साथ